आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 8 ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव को हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 पार्ट में आएगा। ये इसका पहला पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश विजय का भारत पर स्पष्ट और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही ऐसा कोई पहलू रहा जिसमें अच्छी या बुरी दिशा में पूरे ब्रिटिश शासन काल में परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन को पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले ही सभी विदेशी जीतों से भिन्न थी। पहले के सभी विजेताओं ने भारतीय राजनीतिक शक्तियों को उखाड़ फेंका, मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन का भाग बन गए। किसान, दस्तकार और व्यापारी अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीते रहे। स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक बनावट को सदा बनाए रखा गया। शासकों को बदलने का मतलब था उन कर्मचारियों में परिवर्तन जो किसान के अधिशेष को वसूल करते थे। मगर ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अलावा वे कभी भी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन सके। वे भारत में हमेशा विदेशी बने रहे, भारतीय संस्थाओं का उपयोग करते रहे और भारतीय समृद्धि को नजराने के रूप में ले जाते रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों के अधीन करने के अनेक व विविध परिणाम हुए। अब हम दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी को पढ़ेंगे। शहरी हस्तशिल्प का एकाएक और बहुत जल्द पतन हो गया। इन शिल्पों के कारण भारत का नाम समूची सभ्य दुनिया में सदियों से लिया जाता रहा था। इस पतन का मुख्य कारण था इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंद्विता। जैसा कि हम देख चुके हैं, अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुफ्त व्यापार की नीति भारत पर लाद दी और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं, विशेषकर सूती वस्त्रों की तुरंत बड़ी भरमार हो गई। आदिम तरीकों से बनी भारतीय वस्तुएं भाप से चलने वाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई गई वस्तुओं की प्रतिद्वंद्विता में नहीं टिक सकी। भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफ़ी तेजी से हुई। रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली। जैसा कि अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने लिखा है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। सूत काटने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग की हालत भी कोई अच्छी नहीं रही। लोहा, मिट्टी के बर्तन, सीसा, कागज, धातु, बंदूकें, जहाजरानी, तेल घानी, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योगों की हालत भी बुरी हो गई। विदेशी वस्तुओं की भरमार के अलावा कुछ अन्य कारक भी थे जिनका जन्म ब्रिटिश जीत के कारण हुआ और उन्होंने भारतीय उद्योग के विनाश में योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार किए। उन्होंने दस्तकारों को अपनी वस्तुएं बाजारी कीमत से कम पर बेचने तथा अपनी सेवाओं को प्रचलित मजदूरी से कम
पर देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने दस्तकारों को अपने पुश्तैनी पेशे छोड़ने के लिए विवश किया। सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्यात को दिए गए प्रोत्साहन से भारतीय हस्तशिल्पों को फायदा होता, मगर इस अत्याचार के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों और उनके साथ ही ब्रिटेन में आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के विकास के फलस्वरूप 1820 के बाद यूरोपीय बाजारों के दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं के लिए वस्तुतः बंद हो गए। भारतीय शासकों और उनके राज दरबारों के जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे, धीरे धीरे लुप्त हो जाने से भी उन उद्योगों का बड़ा धक्का लगा। उदाहरण के लिए सैनिक हथियारों का उत्पादन पूरी तरह भारतीय राज्यों पर निर्भर था। इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों और कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने लिया। उन्होंने बिल्कुल निरपवाद रूप से अपने देश के उत्पादनों को अपनाया। कच्चे माल को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भी भारतीय हस्तशिल्पों को धक्का लगा, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे मालों की कीमतें चढ़ गई। इससे हस्तशिल्प की वस्तुओं की लागत बढ़ गई तथा विदेशी के साथ प्रतियोगिता में ठहरने की उनकी क्षमता घट गई। भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए मशहूर थे। जो शहर युद्ध तथा लूट खसोट के विध्वंस के बाद भी टिके रहे थे, वे ब्रिटिश विजय के कारण जिंदा नहीं रह सके। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद और कई अन्य घनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र जनशून्य हो गए तथा खंडहर बन गए। 19वीं सदी के अंत तक नगर की जनसंख्या मुश्किल से कुल जनसंख्या का 10% रह गई थी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1834 से 1835 में लिखा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। यह महाविपदा इस कारण भी बढ़ गई कि परंपरागत उद्योगों के पतन के साथ ब्रिटेन और पश्चिम यूरोप की तरह आधुनिक मशीन उद्योगों का विकास नहीं हुआ। फलस्वरूप तबाह हस्तशिल्पी और दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में असफल रहे। उनके सामने एक ही रास्ता था, कृषि को अपनाना। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने गांव में आर्थिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया। ग्रामीण शिल्पों के धीरे धीरे विनाश ने ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा घरेलू उद्योगों की एकता को तोड़ दिया और इस प्रकार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया। एक ओर करोड़ों किसानों को जो अंशकालिक कताई तथा बुनाई से अपनी आय को पूरा करते थे, अब मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरी ओर करोड़ों दस्तकार अपनी परंपरागत जीविका को खो बैठे तथा खेतिहर मजदूर या छोटे काश्तकार बन गए, जिनके पास छोटे छोटे खेत थे। उनके कारण जमीन पर बोझ बढ़ा। इस प्रकार ब्रिटिश जीत के कारण देश में अब औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी। पहले के काल के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मगर जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 1901 से और 1941 के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 63.7% से बढ़कर 70% हो गया। कृषि पर बढ़ता हुआ यह दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की घोर गरीबी के मुख्य कारणों में से एक था। वस्तुतः भारत अब औद्योगिक ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन को अब भारत की आवश्यकता अपने उद्योगों के लिए
कच्चे मालों के स्रोत के रूप में थी। भारत सदियों से सूती वस्त्रों का संसार में सबसे बड़ा निर्यातक था, मगर अब वह ब्रिटिश सूती उत्पादनों का आयात करने लगा तथा कपास का निर्यात करने वाला बन गया। किसानों की दरिद्रता को अब हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान भी धीरे धीरे दरिद्र हो गए। यद्यपि वे अंदरूनी लड़ाइयों से मुक्त थे, तथापि उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई और वह लगातार गरीबी में धंसते गए। बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ में ही यथासंभव अधिकतम भू राजस्व उगाहने की क्लाइव और वारेन हेस्टिंग की नीति के कारण इतना विध्वंस हुआ कि कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा कि 1/3 बंगला एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। बाद में भी कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों स्थायी बंदोबस्त तथा अस्थायी बंदोबस्त वाले जमींदारी क्षेत्रों में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय रही। उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने लगानों को असहनीय सीमाओं तक बढ़ा दिया तथा उन्हें अबवाब देने और बेगार करने के लिए मजबूर किया। जमींदारों ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए। रैयतवारी और महलवारी क्षेत्रों में किसानों की हालत कोई बेहतर नहीं थी। वहां सरकार ने जमींदारों का स्थान लिया था तथा अत्यधिक भू राजस्व निर्धारित किया। शुरू में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं सदी के दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था। अनेक समसामयिक लेखकों और अधिकारियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए बिशप हेवर ने 1826 में लिखा, मेरा ख्याल है कि ना तो देसी और ना ही यूरोपीय कृषक कराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध बन सकता है। जमीन की आधी सकल पैदावार सरकार ले लेती है। हिंदुस्तान यानी उत्तर भारत में मैंने शाही अफसरों में यह आम भावना पाई कि देसी राज्यों की प्रजा की तुलना में कंपनी के प्रांतों के किसान कुल मिलाकर बदतर, गरीब और पस्त हिम्मत हैं, और यहाँ मद्रास में जहाँ जमीन आमतौर से कम उपजाऊ है, विषमता और स्पष्ट है। तथ्य यह है कि कोई भी देसी राजा हमारे जितना लगान नहीं मांगता। यद्यपि भू राजस्व की रकम वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती गई। वह 1857 से 1858 में 13.3 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1936 से 1937 में 35.8 करोड़ रुपए हो गई। तथापि कीमतों और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में खास तौर से 20वीं शताब्दी में भू राजस्व की प्रवृत्ति घटने की थी। भू राजस्व में कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि अतिशय राजस्व वसूल करने के विनाशकारी परिणाम स्पष्ट हो गए। मगर अब तक कृषि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि बाद के वर्षों में किसानों का अपेक्षाकृत कम भू राजस्व भी कंपनी के प्रारंभिक वर्षों के उच्च भू राजस्व के सामने ही भारी सिद्ध हुआ। बहरहाल 20वीं सदी में कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी तथा भूस्वामियों, सूदखोरों और सौदागरों का सुदूर गांवों तक में प्रवेश हो चुका था। उच्च भू राजस्व निर्धारण इसलिए भी विनाशकारी साबित हुआ कि उसके बदले किसानों को कोई आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला। कृषि सुधार पर सरकार ने बहुत कम खर्च किया। उसने अपनी लगभग सारी आय ब्रिटिश भारत के प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने, इंग्लैंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नजराना भेजने तथा ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों को साधने में लगा दी। यहाँ तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने से किसान की अपेक्षा सौदागर तथा महाजन को
फायदा पहुंचा। अत्यधिक भू राजस्व की रकम के नुकसानदेह परिणामों को उसको वसूल करने के कठोर तरीके ने और भी भयंकर बना दिया। भू राजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ता था, भले ही पैदावार सामान्य से कम रही हो या बिल्कुल ही ना हुई हो। खराब फसल वाले वर्षों में किसानों के लिए भू राजस्व की अदायगी बड़ी कठिन थी, भले ही वह अच्छी फसल के सालों में भू राजस्व आसानी से दे पाए हों। जब भी किसान भू राजस्व अदा करने में सफल रहे, तब सरकार ने राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के लिए उसकी जमीन को नीलाम कर दिया। मगर अधिकतर स्थितियों में किसान ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर भू राजस्व अदा किया। नीलामी की स्थिति में उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसान को महाजन से ब्याज की ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। जमीन से सदा के लिए हाथ धोने के बदले किसान अपनी जमीन किसी महाजन या अपने पड़ोसी धनी किसान के पास गिरवी रख कर्ज लेना बेहतर समझते थे। जब भी उनका खर्च उनकी आय से नहीं चल पाता था, उन्हें महाजन के पास जाना पड़ता था। मगर एक बार कर्ज में फंसने के बाद उनके लिए उससे निकल पाना मुश्किल था। महाजन ऊंची दरों पर ब्याज लेता था और गलत हिसाब किताब, जाली दस्तखतों और कर्जदार को कर्ज की वास्तविक रकमों से अधिक पर दस्तखत करने जैसे धूर्तपूर्ण कार्रवाई द्वारा किसानों को तब तक कर्ज में फंसाता जाता था जब तक वह अपनी जमीन से हाथ नहीं खो बैठते। महाजन को नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति से बहुत मदद मिली। अंग्रेजी राज के पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था। वह ऐसा आचरण नहीं कर सकता था जिसे गांव के बाकी लोग बिल्कुल ही पसंद ना करें। उदाहरण के लिए, वह बहुत अधिक दरों पर ब्याज नहीं ले सकता था। वस्तुतः ब्याज की दरों का निर्धारण चलन तथा जनमत द्वारा होता था। इसके अलावा वह कर्जदार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक वह कर्जदार की व्यक्तिगत चल संपत्ति जैसे गहनों या खेतों में खड़ी फसलों के कुछ हिस्से ले सकता था। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भूराज्य व्यवस्था ने महाजन या धनी किसान को जमीन हथियाने में समर्थ बना दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा अपनी कानून प्रणाली और पुलिस के फलस्वरूप स्थापित शांति और सुरक्षा के फायदे महाजन को मिले, जिसके हाथों में कानून के अपार शक्ति दे दी थी। इसने पैसे की ताकत का इस्तेमाल मुकदमे की खर्चीली प्रक्रिया को अपने पक्ष में अपने हित को साधने के लिए कर लिया। इसके अतिरिक्त साक्षर और चालाक महाजन ने आसानी से किसान की अज्ञाता तथा निरक्षरता का इस्तेमाल कानून की जटिल प्रक्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर अनुकूल न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के लिए किया। धीरे धीरे रैयतवाड़ी और महलवाड़ी क्षेत्र के किसान कर्ज में डूबते ही चले गए और अधिकाधिक जमीन महाजनों, सौदागारों, धनी किसानों और अन्य धनी वर्गों के हाथों में चली गई। यह प्रक्रिया जमींदारी क्षेत्रों में भी हुई, जहां किसान अपने काश्तकारी अधिकार खो बैठे और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया या वे महाजन के बटाईदार बन गए। किसानों के हाथों से जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभाव या अकाल के कालों में तेज हो गई। भारतीय किसान के पास संकट के समय के लिए शायद ही कोई बचत होती थी और जब भी फसल खराब हो जाती थी तब उसे महाजन का आश्रय लेना पड़ता था। उसे महाजन का सहारा न केवल भू राजस्व अदा करने बल्कि अपने तथा अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी लेना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत तक महाजन ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य अभिशाप तथा ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1937 तक वह 18 अरब रुपए तक पहुंच गया
पूरी प्रक्रिया एक दुष्चक्र बन गई थी। कराधान तथा बढ़ती हुई गरीबी के बोझ ने किसानों को कर्ज में फंसा दिया था। वस्तुतः किसान बहुधा यह नहीं समझ सके कि महाजन साम्राज्यवादी शोषण तंत्र में एक अवश्यंभावी दाता है, और उन्होंने अपना गुस्सा उसी पर उतारा, क्योंकि वही उन्हें अपनी दरिद्रता का स्पष्ट कारण लगा। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान जहां भी किसानों ने विद्रोह किया, वहां उनके हमले का पहला निशाना था महाजन और उसकी बहियां। किसानों की ये कार्रवाई आम बात हो गई। कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण ने भी महाजन सह सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद दी। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत मिले उस पर अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, क्योंकि उसे सरकार, जमींदार तथा महाजन की मांगों को समय पर पूरा करना पड़ता था। इस कारण वह अनाज के व्यापारी की दया पर निर्भर हो जाता था। व्यापारी अपनी शर्तों पर अनाज खरीदता था। व्यापारी बाजार की कीमतों से कम पर अनाज खरीद लेता था। इस प्रकार कृषि की पैदावार के बढ़ते हुए व्यापार का अधिक लाभ व्यापारी को मिलता, जो बहुधा गांव का महाजन भी होता था। जमीन हाथों से निकलने तथा अब औद्योगिकरण और आधुनिक उद्योगों के अभाव के कारण जमीन पर बढ़ते हुए बोझ से भूमिहीन किसानों और तबाह दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों को काफ़ी ऊंचे लगान पर महाजनों तथा जमींदारों के रैयत या कम से कम मजदूरी पर खेतिहर मजदूर बनने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार किसान वर्ग को सरकार, जमींदार या भूस्वामी और महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया गया। इन तीनों द्वारा अपने हिस्से ले लेने के बाद इतना नहीं बचता था कि खेतिहर तथा उसके परिवार का निर्वाह हो सके। यह हिसाब लगाया गया कि 1950 से 1951 में भू लगान तथा महाजन का ब्याज 14 अरब रुपए था, यानी उस साल के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3 परिणाम स्वरूप किसान वर्ग की गरीबी बढ़ती गई। साथ ही अकालों की बारंबारता तथा भयंकरता भी बढ़ गई। जब भी सूखे या बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई तथा अभाव की स्थिति आई, तब लाखों की संख्या में लोग मरे। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई व्यवस्था का उदय को पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।